हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। आज हम लोग सीखेंगे कार्नोट इंजन और हीट इंजन के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन है और बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है और ये बहुत ही आप लोग का इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है और आपको ये जानना भी चाहिए। रियल लाइफ में आप लोग जो मोटर बाइक चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, सब में ये कार्नोट इंजन और हीट इंजन का प्रिंसिपल यूज़ होता है। एकदम ईजी चीज़ है, मैं जो बोलूँगा अच्छे से फॉलो कीजिए, ईजिली समझ जाएंगे। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हीट इंजन एंड कार्नोट इंजन। तो सबसे पहले हम लोग हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे। सो हीट इंजन मतलब नॉर्मल एनी हीट इंजन। तो हमारा जो हीट इंजन है इसका काम क्या है? हीट इंजन का काम है हमारा जो हीट है, हीट से वर्क में कन्वर्ट करना। दिस इज कॉल्ड हीट इंजन। मतलब हमारा जो टोटल हीट हम लोग सप्लाई करेंगे वो हीट कितना वर्क में कन्वर्ट होगा, दैट इज कॉल्ड हीट इंजन। मतलब हीट सप्लाई करेंगे, उस हीट सप्लाई से वर्क डन होगा। एज पर एक मतलब कैसा होता है मैकेनिज्म, अगर मैं आप लोग को एक पिक्चर से समझाऊं तो यहाँ पर हमारा अगर एक हमारा सिलेंडर है और यहाँ पर हमारा एक शाफ्ट है। ये हमारा शाफ्ट और ये सोचिए हमारा व्हील है, ये हमारा व्हील है। तो हमारा जो शाफ्ट है इधर एक जगह पर कनेक्टेड रहेगा, इधर एक कनेक्टेड रहेगा, ये हमारा व्हील है। तो यहाँ पर इधर क्या होगा, इधर आइडियल गैस या कोई भी तरह का वर्किंग फ्लूइड रहेगा। मेनली इधर क्या रहता है, आइडियल गैस ही रहता है, मेनली आइडियल गैस या वर्किंग फ्लूइड रहता है। तो जब हम लोग इसको हीट सप्लाई करेंगे, जब हम लोग इसको करेंगे क्या, हीट सप्लाई, समझिए अच्छे से समझिए। जब हम लोग इधर हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हीट सप्लाई करने से गैस एक्सपांड करेगा, गैस इस तरफ एक्सपांड करेगा। जब एक्सपांड करेगा तो हमारा शाफ्ट क्या होगा, ये जो हमारा शाफ्ट है इसे हम लोग शाफ्ट बोलते हैं। शाफ्ट क्या होगा, शाफ्ट भी चलना शुरू करेगा, एक्सपांड करेगा, इसको प्रेशर देगा, फोर्स देगा, तो फोर्स की वजह से ये व्हील हमारा रोटेट करना स्टार्ट होगा। तो यही है हीट इंजन का प्रिंसिपल। हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, गैस एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांड होने की वजह से शाफ्ट मूव कर रहा है और इसी की वजह से व्हील मूवमेंट कर रहा है और इससे हमारा क्या होगा, हमारा गाड़ी आगे बढ़ेगा। यही हीट इंजन का मेन प्रिंसिपल है। थर्मोडायनेमिक्स का हीट इंजन मेन प्रिंसिपल है। अभी यहाँ से हमें कुछ चीज़ें सीखना पड़ेगा। ये तो हमने प्रिंसिपल समझ लिया, कैसा वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। मतलब एनी टाइप ऑफ हीट इंजन, आप कार्स, मोटर बाइक सब में रहता है ऐसे, जो आपको वर्किंग फ्लूइड, जब आप लोग इंजन स्टार्ट करते हैं, इंजन गर्म होता है तो ऐसे करके वो शाफ्ट को प्रेशर देता है, वहाँ से हमारा ये रोटेट करता है। तो यही है प्रिंसिपल। तो लेकिन यहाँ पर एक फॉल्ट है कि हम लोग जितना अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्ट करते हैं, पूरा अमाउंट ऑफ हीट तो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होता। मतलब एंटायर अमाउंट of heat doesn't convert to work। पूरा जो हम लोग हीट सप्लाई करते हैं पूरा वर्क में, सम इज वेस्टेड, सम अमाउंट ऑफ हीट इज वेस्टेड, सम इज वेस्टेड, सम अमाउंट ऑफ हीट इज वेस्टेड। उसी चीज को हम लोग समझेंगे, कुछ चीज वेस्टेड। तो उसको अगर मैं एक सिमेट्रिक डायग्राम बनाऊं तो क्या होगा, देखिए। तो इसी का एक सीमेटिक डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह का है। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा सोर्स है, अतः हीट सप्लाई कर रहा है Q1। कहाँ जाएगा हीट, इधर मेरा सॉरी, ये मेरा एक इंजन है, इंजन में हीट सप्लाई होगा। तो यहाँ से इंजन हमें क्या देगा, आउटपुट में वर्क डन देगा आउटपुट में। लेकिन एंटायर अमाउंट ऑफ हीट जो आ रहा है पूरा वर्क डन नहीं कर पा रहे, कुछ अमाउंट हमारा इधर एक सिंक रहता है, सिंक के फॉर्म में हमारा निकल जाता है। सिंक क्या है, Q2, और ऑब्वियसली Q1 ग्रेटर देन Q2। ये जो Q2 है ये हमारा वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। तो हमारा इनपुट कितना हो रहा है, देखिए यही होता है नॉर्मल, कोई भी ऐसा इंजन नहीं है कि एंटायर अमाउंट ऑफ हीट को हमारा वर्क में कन्वर्ट करेगा। तो हमारा इनपुट क्या हो रहा है, देखिए इनपुट हो रहा है हमारा हीट Q1, आउटपुट क्या हो रहा है, आउटपुट हमारा हो रहा है W प्लस Q2, W प्लस Q2 हो रहा है। तो ये हमारा आउटपुट हो रहा है। तो हमारा जो इधर से हमें निकालना पड़ेगा कि एफिशिएंसी कितना है। तो हमारा हर एक इंजन का एफिशिएंसी मतलब कितना वो वर्क, कितना इनपुट उसका सर्विस में कितना आउटपुट का वर्क हो रहा है। तो हमारा एफिशिएंसी क्या होगा, देखिए इधर एक हीट इंजन का एफिशिएंसी हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन बाय क्या होगा, इनपुट। अभी एक चीज़ है कि हमारा जो थर्मोडायनेमिक का प्रिंसिपल है, किसी भी प्रिंसिपल में कहता है वहाँ पर हमारा
आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट होना पड़ता है। हमारा कंडीशन है इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट ये होना पड़ेगा जितना हम, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग कैसे जानते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग ये जानते हैं कि हमारा एनर्जी का नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ओनली ट्रांसफर्ड, जितना हम लोग दे रहे हैं उतना तो आउटपुट होगा। तो इनपुट क्या है हमारा, इनपुट है Q1, आउटपुट है W प्लस Q2। तो यहाँ से इस प्रिंसिपल से मिल रहा है W इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, ये मिल रहा है। तो वर्क डन बाई इनपुट, तो वर्क डन एफिशिएंसी के लिए वर्क डन कितना था, वर्क डन था W, इनपुट कितना था Q1। अभी W का मतलब हमें क्या पता है, W पता है Q1 माइनस Q2, तो उसी को पुट करेंगे Q1 माइनस Q2 बाई Q1, इसी का मतलब है 1 माइनस Q2 बाई Q1। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, नॉट कार्नोट इंजन। मैंने तो कार्नोट इंजन नहीं आया, दिस इज, देख रहा हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं, देख लेता हूँ। हाँ, ये क्या है, दिस इज एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। मतलब हमारे पास जो इधर आया, अच्छा से देखिए, ये जो हमारे पास आ रहा है ये है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इटा इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन। अभी हमें चाहिए एक कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी निकालेंगे। तो हीट इंजन में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कभी भी नॉट एनी कंडीशन Q1 इक्वल्स टू Q2 कभी भी नहीं होगा। मतलब यहाँ से हम लोग एक चीज़ हम लोग को नोट डाउन करना पड़ेगा कि Q1 इज नॉट इक्वल्स टू Q2, इसका मतलब है n मतलब ईटा इज नॉट इक्वल्स टू 100%। कभी भी किसी भी केस में हमारा कोई भी नॉर्मल हीट इंजन में एफिशिएंसी 100% नहीं होगा। तो ये मतलब एक रियल लाइफ में कभी पॉसिबल नहीं है। इसी को काउंटराइज करते हुए एक बाद में एक साइंटिस्ट आए जो साल था 1824, उन्होंने कहा कि मैं एक इंजन बनाऊंगा जिसका एफिशिएंसी रहेगा 100%। उस साइंटिस्ट का नाम था क्या, कार्नोट। 1824 में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था साडी कार्नोट। इन्होंने कहा कि क्यों नहीं होगा, मैं बनाऊंगा हीट इंजन जिसका एफिशिएंसी होगा 100%। लेकिन क्या वो सक्सेसफुल हो पाए, नहीं। ये एक हाइपोथेटिकल केस है क्योंकि रियल लाइफ में कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसी चीज़ को हम लोग स्टडी करेंगे, यहाँ से हम लोग कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे। तो ये उन्होंने कहा कि मैं हीट इंजन बनाऊंगा। तो नॉर्मल हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी 1 माइनस Q2 बाई Q1। जब हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में 4-5 प्रॉब्लम डिस्कस किया, तो वैसे मैंने कार्नोट साइकिल के ऊपर भी मैं आप लोगों को प्रॉब्लम डिस्कस कराऊंगा। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं एक हीट इंजन डिराइव करूंगा जिसका हमारा एफिशिएंसी होगा 100%। तो इन्होंने जैसे हमारा इधर हीट का कॉन्सेप्ट था, ये इन्होंने टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट में इंजन को स्टडी करने की कोशिश किया। मतलब उन्होंने कहा कि मेरा जो हीट इंजन होगा वो कैसा टाइप का होगा, मतलब हम लोग पढ़ रहे कार्नोट इंजन। उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसे सिस्टम्स लूँगा, मतलब सबसे पहले वो लेंगे, बोले एक जगह जिसमें मेरा एक रहेगा आइडियल गैस और इधर एक रहेगा मेरा पिस्टन। ये मेरा एक पिस्टन के ऊपर अच्छा समझिए क्या चीज़ हो रहा है। और ये एक हमारा हाइपोथेटिकल केस है, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल केस है, अच्छे से समझिए। इसके ऊपर बहुत सारे वेट्स उन्होंने रखा था, बहुत सारे वेट्स, और इसके अंदर पूरा क्या था, आइडियल गैस भर्ती था। इसके अंदर आइडियल गैस था, ये हमारा क्या था, पिस्टन, ये हमारा है पिस्टन। अभी नीचे उन्होंने एक सोर्स दिया जिसको टेम्परेचर था T1, यहाँ से हीट सप्लाई हो रहा था, और यहाँ से स्लोली ये वेट्स रिमूव कर रहे थे। क्या कर रहे थे, स्लोली रिमूव वेट्स। तो स्लोली अगर रिमूव वेट करेगा और नीचे से टेम्परेचर T1 सप्लाई होगा तो हमारा पिस्टन क्या होगा, राइज करेगा, पिस्टन राइज करेगा मतलब एक्सपांसन होगा। और टेम्परेचर कितना T1, तो ये एक्सपांसन को मतलब क्या करेंगे, आइसोथर्मल एक्सपांसन। तो ये थोड़ी देर होता रहेगा। थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, उन्होंने, ये था स्टेप 1, थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या किया कि सेम प्रोसेस ही था, थोड़ा एक्सपांड तो हो गया, लेकिन नीचे तो सोर्स था उसको उन्होंने एक नॉर्मल स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड में कन्वर्ट कर दिया। और ऊपर हमारा तो पिस्टन थोड़ा एक्सपांड हो चुका था, ये हमारा पिस्टन था, और ऊपर जो वेट्स था, इधर तो अंदर आइडियल गैस है, वेट्स था, इसको अभी क्विकली, इसको स्लोली रिमूव कर रहा था, अभी हम लोग इसको क्विकली रिमूव करेंगे। क्या, क्विकली। और हमारा इधर टेम्परेचर तो हमारा सेम है,
टेम्परेचर हमारा T1 है, तो कब तक करेंगे, जब तक हमारा टेम्परेचर T1 से T2 ना हो जाए तब तक हम लोग करेंगे। तो ये था हमारा स्टेप 2, अच्छा समझिए। और ये क्योंकि हमारा इधर हीट कांस्टेंट है, इधर तो हमारा हो रहा था हीट सप्लाई हो रहा था, इधर हमारा समथिंग एक हीट Q1 आ चुका है, ये Q1 हीट इधर कांस्टेंट, तो ये क्या है, ये एडियाबेटिक एक्सपांसन है। अभी स्टेप 3, हर एक चीज को हम लोग समझेंगे अच्छा से। स्टेप 3 में क्या हुआ, उन्होंने तो सारे वेट्स निकाल दिए थे अभी, और ये क्विकली रिमूव क्यों कर रहे थे, क्योंकि एडियाबेटिक बहुत ही क्विक प्रोसेस से क्विकली रिमूव करना पड़ रहा था। अभी उन्होंने क्या किया, सोर्स जैसा था, अभी एक सिंक इन्होंने इधर दिया, और सिंक का टेम्परेचर क्या है, T2, क्योंकि T1 से T2 तक हो गया था, सिंक मतलब हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तभी स्लोली पुट करेंगे वेट को, जैसे हम लोग निकाल रहे थे, यहाँ से निकाल रहे थे, अभी हम लोग स्लोली इसको पुट करेंगे। स्टेप 3 में स्लोली पुट वेट्स ऐसे करेंगे, यह है। और यहाँ पर हमारा टेम्परेचर T2 में कांस्टेंट रहेगा, तो और ये तो अंदर था आइडियल गैस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन। नीचे पुट कर रहे हैं स्टेप 3 आइसोथर्मल कंप्रेशन। और एकदम लास्ट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने लास्ट में किया कि उन्होंने फिर से इस सिंक को हटा के इधर एक इंसुलेटिंग स्टैंड रख दिया, एक इंसुलेटिंग स्टैंड रख दिया। तो जब स्टैंड इन्होंने रख दिया और क्या हुआ, तभी इसके ऊपर जो पिस्टन था उसके ऊपर क्या किया, बहुत ही क्विकली वेट्स रखना शुरू कर दिया, बहुत ही क्विकली वेट्स रखना शुरू कर दिया, बहुत ही क्विकली। और इसी के वजह से क्या हुआ, एक आइसोथर्मल कंप्रेशन होना शुरू हो गया, क्विकली वेट्स रखना शुरू हो गया। तो स्लोली रिमूव कर दिया, क्विकली रिमूव कर रहा है, स्लोली पुट वेट्स, क्विकली वेट पुट कर रहा है। तो ये है हमारा स्टेप 4। तो सबसे पहले देखिए, ये मैं चार्ट प्रोसेस क्यों किया, कार्नोट तो ऐसे ऐसे नहीं किया, क्यों किए, सबसे पहले हमारा इधर क्या हुआ, आइसोथर्मल एक्सपांसन हुआ, फिर एडियाबेटिक एक्सपांसन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये चारों को मिला के हमारा कार्नोट इंजन बनता है। तो सबसे पहले पिस्टन ऊपर जाएगा, एक्सपांड करेगा, फिर एक्सपांड होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो वर्क डन होगा किसके लिए हो रहा है, यहाँ पर आइसोथर्मल में तो क्या होता है, ये तो हमारा देखिए आइसोथर्मल एक्सपांसन, आइसोथर्मल एक्सपांसन, ये क्या है, एडियाबेटिक एक्सपांसन, एडियाबेटिक एक्सपांसन, ये क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, थर्मल कंप्रेशन, और ये क्या है, एडियाबेटिक कंप्रेशन, ये है एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये चार्ट स्टेप है। अभी यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि एक चीज़, कि हमारा एक्सपांड हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा। तो पहले यहाँ पर हमारा जो आइसोथर्मल था, उधर हमारा इधर क्या होता है, dt इक्वल्स टू 0, चेंज इन टेम्परेचर 0। तो इधर हमारा जो वर्क डन हुआ, किसके लिए, क्योंकि इधर dt 0 मतलब इंटरनल एनर्जी भी 0 रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो वर्क डन रहेगा, ये किसके लिए रहेगा, सिर्फ हमारा हीट के लिए रहेगा। यहाँ पर जो भी हमारा W1 वर्क डन जो भी होगा, वो एंटायरली ड्यू टू जितना हीट सप्लाई होगा उसके लिए, एंटायरली ड्यू टू Q1 हीट के लिए ही होगा, Q1 हीट के लिए होगा, इधर W1 इक्वल्स टू Q1 के लिए होगा। यहाँ पर हमारा जो एडियाबेटिक का मतलब क्या है, dq इक्वल्स टू 0। तो हमारा इधर जो वर्क डन होगा, ये किसके लिए होगा, हमारा इंटरनल एनर्जी के लिए ही होगा। ये किसके लिए होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए, लेकिन इधर एक नेगेटिव में होगा। क्यों नेगेटिव में होगा, क्योंकि हमारा dq 0 वर्क डन इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटरनल एनर्जी, ये चीज़ में होगा। फिर थर्ड में आइसोथर्मल में फिर से हमारा dt 0 मतलब du 0। तो इसका जो वर्क डन होगा किसके लिए होगा, इसका वर्क डन होगा हमारा सिर्फ हीट के लिए, Q2 के लिए, माइनस नहीं प्लस Q2। और हमारा लास्ट जो हमारा एडियाबेटिक कंप्रेशन है, उधर dq 0, तो इसका जो वर्क डन होगा किसके लिए होगा, माइनस इंटरनल एनर्जी के लिए होगा। समझे, ये है हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग एक एक प्रोसेस को स्टडी करेंगे। तो हमारा आइसोथर्मल में सबसे पहले जो प्रोसेस था वो था क्या, आइसोथर्मल एक्सपांसन। तो आइसोथर्मल एक्सपांसन, और इसी का अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, एक ग्राफ को पहले समझ लीजिए। यहाँ से कार्नोट इंजन का ग्राफ आता है, तो इसका जो हम लोग अगर ग्राफ स्टडी करें तो ग्राफ क्या होगा, देखिए
इसका जो हमारा कार्नोट इंजन का ग्राफ है, इस तरफ अगर P है, इस तरफ अगर V है, तो सबसे पहले क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपांसन। तो आइसोथर्मल एक्सपांसन, ये क्या हो गया, आइसोथर्मल एक्सपांसन, आइसोथर्मल एक्सपांसन। फिर क्या होगा, एडियाबेटिक एक्सपांसन। और ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि एडियाबेटिक इज मोस्ट स्टीपर देन आइसोथर्मल। तो ये वाला क्या हुआ, एडियाबेटिक एक्सपांसन। फिर क्या होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये क्या हुआ, ये है आइसोथर्मल कंप्रेशन। और लास्ट में क्या होगा हमारा, ये चीज़ ये होगा हमारा एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन ये होगा। तो हमारा ये प्रोसेस, ये है हमारा कार्नोट साइकिल का ग्राफ, कार्नोट साइकिल का ग्राफ ये है। तो ये A B C D, इनिशियल प्रेशर अगर P1 V1 T1 है, तो फाइनल इधर क्या होगा B में P2 V2, और ये T1 हो, क्यों बोलिए, तो ये आइसोथर्मल का टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इधर T1 तो इधर भी T1 होगा। इधर C में क्या होगा, इधर हमारा टेम्परेचर चेंज होगा, P3 V3 T2। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि इधर एडियाबेटिक है, आइसोथर्मल में T2 चेंज हुआ, लेकिन ये आइसोथर्मल है, तो इधर क्या होगा, इधर P4, इधर होगा P4 V4 T2, ये होगा। और यहाँ पर हमारा अगर हीट आ रहा है Q1, इधर हीट क्या होगा Q2। यही है हमारा एक कार्नोट साइकिल का ग्राफ। तो पहले A टू B में क्या है, देखिए चार्टो स्टेप है 1 2 3 4। तो सबसे पहले A टू B में ये क्या है, आइसोथर्मल एक्सपांसन। आइसोथर्मल एक्सपांसन का वर्क डन कितना है हमें पता है, आइसोथर्मल में वर्क डन कितना होता है, nRT ln V2/V1 ये होता है, nRT ln V2/V1। अभी ये है आइसोथर्मल का हमारा वर्क डन। और B2C में एडियाबेटिक एक्सपांसन, एडियाबेटिक एक्सपांसन में क्या होता है, वर्क डन, ये W1 है, W2 क्या होगा हमें पता है, वर्क डन एडियाबेटिक में क्या होगा हमारा मतलब क्या होता है, NR T2 माइनस T1 बाई गामा माइनस 1, ये होता है। देखिए एडियाबेटिक में NR T2 माइनस T1 इंटू गामा माइनस 1, यही है W2। ओ नहीं सॉरी, एक गलती लिखा है, T1 माइनस T2 होगा, T1 माइनस T2, क्योंकि T1 ज़्यादा है ना, क्योंकि यहाँ से हम लोग ऑब्वियसली कह सकते हैं कि T1 ग्रेटर देन T2 और Q1 ग्रेटर देन Q2, ये तो हमें पता है। B2C हो गया। अभी क्या होगा, C2D, C2D में आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा, W3 होगा, हमें क्या पता है, W3 आइसोथर्मल में nRT ln हमारा फाइनल क्या है V4 ln V4/V3। और हमारा D से A में क्या है, एडियाबेटिक कंप्रेशन, इसमें वर्क डन कितना होगा, NR। अभी देखिए फाइनल कौन सा है, T2 फाइनल, इनिशियल है, फाइनल क्या T1, तो इधर होगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। कैमरा में आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, देखिए आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है। तो मैं 4 इक्वेशन को अगर 1 2 3 4 नाम दूँ, तो हमारा टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन इज W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अब इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, टोटल वर्क डन। सो टोटल वर्क डन हमें क्या पता है, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो W1 क्या है, nRT ln V2/V1। W2 क्या है, ये वाला NR गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। फिर W3 क्या है, nRT ln V4/V3
प्लस एन आर गामा माइनस 1 T2 माइनस T1, ये आ रहा है हमारा वर्क डन। इक्वेशन नंबर इसको 5 दीजिए। और इक्वेशन मैं 1 और 3 को अगर मैं डिवाइड करूं, 1 डिवाइडेड बाई 3 करूं तो क्या होगा देखिए, मतलब हमारा तो W1/W3 क्या आ रहा था इधर से हम लोग, ये था 1, ये था 3, nRT मतलब ये, हाँ एक चीज़, ये T1 ये वाला T2, क्योंकि टेम्परेचर T1 था, nRT1 ln V2/V1 बाई nRT2 ln V4/V3 ये वाला आ रहा था। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं T1 ln V2/V1 बाई T2 ln V4/V3, एक चीज़ आ रहा था इधर से। और एक चीज़ देखिए यहाँ से, ये वाला हमारा B2C एडियाबेटिक कंप्रेशन है और ये वाला आइसोथर्मल है। तो एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा, इसका मतलब क्या है, एडियाबेटिक कंप्रेशन मतलब हमारा वो जो एडियाबेटिक कंप्रेशन है, B2C तो एडियाबेटिक कंप्रेशन है, तो हमारा इक्वेशन हमें क्या पता है, हमारा T इंटू V⁴ गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। हमें तो ये फॉर्मूला पता है, थोड़ी देर पहले हमने किया था, T V⁴ गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से हम लोग क्या पाएंगे कि T1 उधर तो टेम्परेचर T1 है और V2 गामा माइनस 1 इक्वल्स टू टेम्परेचर T2 क्या है V3 गामा माइनस 1, ये वाला है। तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे हैं कि T1/T2 इक्वल्स टू V3/V2 टू दी पावर गामा माइनस 1। एक चीज़ यहाँ से आ रहा है, ये वाला चीज़, सो T1/T2 V3/V2 गामा माइनस 1 आ रहा है। तो सिमिलरली तो मैं ये कंडीशन लिख के रखता हूँ। देखिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा, समझ के कॉन्सेप्ट को कीजिए। तो मैं इसको लिख के रखता हूँ। देखिए कंडीशन हमारा आ रहा है, मैं क्या चीज़ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझेंगे थोड़ी देर बाद। T1/T2 क्या आ गया बच्चों, V3/V2 होल टू द पावर गामा माइनस 1। तो ये B2C में ये वाला आया। और फिर हमारा D2A भी एडियाबेटिक है, D2A भी एडियाबेटिक है, तो वहाँ से क्या आएगा हमारा T2 V4 टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T1 V3 टू द पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ से आ रहा T2, यहाँ से आएगा हमारा T1/T2 इक्वल्स टू V4/V3 दी पावर गामा माइनस 1, यह आ रहा है। तो मैं इसको भी इधर लिख के रखता हूँ। सो इधर क्या आ रहा है, T1/T2 V4/V3 टू दी पावर गामा माइनस 1। सो इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 6, इक्वेशन 7 समझ पा रहे क्या हो रहा है। तो इक्वेशन 6 और 7 से हम लोग कह पाएंगे, देयरफॉर फ्रॉम 6 एंड 7 हम लोग क्या पाएंगे V3/V2 गामा माइनस 1 इक्वल्स टू V4/V3 गामा माइनस 1। बोथ साइड से गामा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या पड़ा रहेगा, तो अल्टीमेटली हमारा यहाँ से ये चीज़ पड़ा रहेगा कि V3/V2 इक्वल्स टू V4, ओ सॉरी 4 से तो 1 जा रहा था, ये वाला तो 1 होगा, V4/V1 ये आ रहा था। तो यहाँ से हम लोग क्या पाएंगे कि V2/V1 इक्वल्स टू V3/V4 हम लोग ये कह पाएंगे। एक कंडीशन आ रहा है, इसको दीजिए इक्वेशन 7। ये जो आ रहा है V2/V1 इक्वल्स टू V3/V4। तो इसको अगर हम लोग इस इक्वेशन में बिठाएं, इक्वेशन 5 में, तो क्या आ रहा है, तो देखिए NR ln T1 ln V2/V1 और इसको क्या करेंगे प्लस NR T2 V4/V3, मतलब इसको अगर माइनस करेंगे एक तो माइनस क्या होगा ln V3/V4 यह आएगा। और ये दोनों में मैं कॉमन ले रहा हूँ NR गामा माइनस 1 क्या पड़ा रहेगा T1 माइनस T2 प्लस T2 माइनस T1 ये पड़ा रहेगा। सो T1 T2 कैंसिल आउट हो गया है, तो अल्टीमेटली मेरा ये पड़ा है। तो NR T1 ln V2/V1 माइनस
एन आर टी टू V3 बाई V4 का मतलब क्या है V2 बाई V1, V2 बाई V1 ऑब्वियसली ही आ रहा है, प्लस तो जीरो क्योंकि ये तो जीरो आ जा रहा है। सो हमारे पास क्या रहेगा देखिए एन आर, ये एक लॉन था, लॉन V2 बाई V1 ब्रैकेट में T1 माइनस ऑफ T2, ये है वर्क डन। यही आ रहा है एन आर लॉन V2 बाई V1 इंटू T1 माइनस T2। तो हमारा अल्टीमेटली हमारा इतना कुछ मैंने क्यों किया, ये वर्क डन निकालने के लिए मैंने इतना बड़ा इक्वेशन डिराइव किया। सो हमारा वर्क डन कितना आ रहा है, वर्क डन इक्वल्स टू एन आर T1 माइनस T2 लॉन ऑफ V2 बाई V1, दिस इज वर्क डन। ये हमारा वर्क डन है, समझ गए। इनिशियल हमारा ये है हमारा वर्क डन, तो दिस इज वर्क डन ऑफ एन कार्नोट इंजन। ये चीज़ हमारे पास आ गया। अभी हमें यहाँ से एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। देखने से बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से और एक चीज़ देख रहे हैं, ये तो आ गया। अभी हम लोग अगर और एक कॉन्सेप्ट में देखें, हमारा Q1 क्या है, हीट कितना सप्लाई हो रहा है हमारा, यहाँ पर तो Q1 है, इधर Q2 है, तो हमारा हीट कितना सप्लाई हो रहा है, हमें Q1 निकालना है और Q2 निकालना है। तो आइसोथर्मल में हमारा इंटरनल एनर्जी जीरो था, हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या पता है, dQ इक्वल्स टू du प्लस dW, ये पता है। तो हमारा आइसोथर्मल में सबसे पहले तो Q1 क्या होगा, du तो जीरो प्लस dW क्या होगा, dW है हमारा PdV, PdV इसका इंटीग्रेशन, यहाँ से हम लोग Q1 निकालेंगे। लेकिन इसको हम लोग इतना एकदम इजी एक कॉन्सेप्ट में करेंगे तो क्या चीज़ होगा देखिए। सो हम लोग जो Q1 इधर से निकाल रहे हैं, सो हम लोग के पास जो वर्क डन है वही तो हीट में कन्वर्ट होगा ना। यहाँ पर हमारा जो वर्क डन है वही तो हीट में कन्वर्ट होगा। तो डायरेक्ट मैं इधर लिख दे रहा हूँ, आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग को क्या मिला था, थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था nRT लॉन V2 बाई V1, ये भी लिखा था मैंने। तो हीट सप्लाई कितना हुआ था, इतना, समझे। और टेम्परेचर क्या था T1, और Q2 क्या होगा इसके लिए nRT2 लॉन V4 बाई V3, यही होगा, अरे यही तो होगा। तो हमारा यहाँ से एक चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा एफिशिएंसी यहाँ से क्या आ रहा है, एफिशिएंसी ईटा इक्वल्स टू हमारा वर्क डन बाय इनपुट। तो वर्क डन कितना है W, इनपुट कितना है Q1। सो मैं यहाँ से भी इससे भी दोनों टाइप से एफिशिएंसी निकालूंगा। देखिए तो हमारा क्या होगा, एन आर वर्क डन कितना, ये वाला T1 माइनस T2 लॉन V2 बाई V1 बाई Q1 कितना है, ये वाला एन आर T1 लॉन V2 बाई V1। तो ये कैंसिल, एन आर कैंसिल। तो क्या पड़ा रहेगा देखिए, सिर्फ हमारा क्या पड़ा रहेगा, T1 माइनस T2 बाई T1, मतलब 1 माइनस T2 बाई T1 आ चुका है, 1 माइनस T2 बाई T1 आ चुका है। इसको मतलब W डिवाइड बाई Q1 करने से हमारा कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी आ गया है। सो 1 माइनस T2 बाई T1। आई होप ये ग्राफ आप लोग समझ गए। मैं ग्राफ को थोड़ा मिटा रहा हूँ, तो देखिए क्या आएगा यहाँ से। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं करा रहा हूँ, थोड़ा आप लोग को कॉम्प्लेक्स लग सकता है लेकिन एकदम इजी चीज़ है। 1 माइनस T2 बाई T1, ये कार्नोट इंजन के लिए, ये कार्नोट इंजन हीट इंजन के लिए 1 माइनस Q2 बाई Q1 था। लेकिन अभी तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। हम लोग को भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या पता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी Q1 इक्वल्स टू W प्लस Q2 बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो Q1 क्या है, nRT1 लॉन V2 बाई V1 इक्वल्स टू, हाँ ये तो सेम होगा ही, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से मैं एक चीज़ करूँगा कि Q1 बाई Q2 करूँगा, मतलब हमारा Q1 बाई Q2 अगर हम लोग करते हैं तो देखिए क्या होगा, nRT1 लॉन V2 बाई V1 nRT2 लॉन V4 बाई V3। सो हमें क्या पता है,
V4 बाई T1 बाई T2 माइनस लॉन V2 बाई V1 बाई लॉन ऑफ V3 बाई V4। और हमें क्या पता है V3 बाई V4 इक्वल्स टू V2 बाई V1, मतलब माइनस T1 बाई T2 इक्वल्स टू माइनस लॉन V2 बाई V1 बाई लॉन V2 बाई V1। कट कट, सो क्या पड़ा रहेगा, माइनस वन बाहर ले लिया, माइनस T1 बाई T2। सो Q1 बाई Q2 इक्वल्स टू माइनस T1 बाई T2। सो इसको हम लोग पुट करेंगे। सो इसी को अगर हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या इक्वेशन आ रहा है कि Q1 बाई Q2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ T1 बाई T2, ये कंडीशन आ रहा है। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग इधर पुट करते हैं तो एक चीज़ हमारा आ जाएगा कि ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T1 बाई T2 का जो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ Q2 बाई Q1। सो 1 प्लस Q2 बाई Q1 एक इक्वेशन आ रहा है, ये चीज़ आ रहा है। और यहाँ से एक चीज़ आप लोग को समझना पड़ेगा, मैंने जो माइनस लिखा, ये माइनस कंडीशन हमारा क्या सिग्निफाई करता है, ये माइनस कंडीशन हमारा क्या सिग्निफाई करता है, यहाँ से हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा। तो यहाँ से तो हमारा एक कंडीशन आ चुका है। तो एक कार्नोट इंजन के लिए हमारा एफिशिएंसी कितना है, कार्नोट इंजन के लिए हमारा एफिशिएंसी कितना है, 1 माइनस T2 बाई T1। ये किसके लिए है, ये है कार्नोट इंजन के लिए। और एक कंडीशन क्या है, Q2 बाई Q1 माइनस ऑफ T2 बाई T1, ये है। तो इसका अगर मैं एक सीमेट्रिक डायग्राम ड्रॉ करूं तो क्या आएगा, देखिए, डरने का कुछ बात नहीं है, मैं जो करा रहा हूँ ये सब कॉपी में नोट कीजिए, फिर मैं यहाँ से जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोग इजीली समझ पाएंगे। तो एक अगर सीमेट्रिक डायग्राम ड्रॉ करूँ कार्नोट इंजन में, यहाँ पर मेरा रहेगा एक सोर्स, इसका टेम्परेचर है T1, यहाँ पर है हमारा कार्नोट इंजन, यहाँ पर है सिंक, टेम्परेचर T2, और जहाँ पर T1 ग्रेटर देन T2 ये है, और ये हमारा वर्क डन। ये है कार्नोट इंजन का प्रिंसिपल, सीमेट्रिक डायग्राम, समझ पा रहे हैं। तो ये है कार्नोट इंजन का हमारा मतलब ये है वेस्टेज, और यहाँ पर हम लोग वेस्टेज को कार्नोट इंजन में मिनिमम करते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। मैं पता है बहुत कुछ आप लोगों को दिमाग को ऊपर से गया है, मैं बोलूँगा फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। मैंने जितना आसानी से कर सकता था मैंने उतना आसानी से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि कैसे थर्मोडायनेमिक्स में कार्नोट इंजन काम करता है। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में होगा मैं कैसे कार्नोट इंजन का प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स करेंगे उसको प्रैक्टिस कराऊँगा। चलिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।